कहाँ चल रहे थे हम लोग? हाँ, इरिवर्सिबल। आप क्या देखें? ऑक्सीडेटिव पेंटोज ऑक्सीडेटिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में पहला और तीसरा स्टेप, 4 ही स्टेप है। ओके, तो ये दोनों स्टेप में तो बहुत लार्ज निगेटिव स्टैंडर्ड निगेटिव बहुत ही लार्ज है निगेटिव स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेन। तो ये दोनों तो इरिवर्सिबल है ही, क्योंकि एक में तो CO2 निकल रहा था और दोनों स्टेप में आपका NADPH बन रहा था। तो दिस इज इरिवर्सिबल। और पांचवा स्टेप जो है, चौथा स्टेप जो है लास्ट वाला, एक्चुअली दिस स्टेप ऑल्सो टेक्स पार्ट इन द नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। क्योंकि राइबोज 5 फॉस्फेट बनने के बाद सिर्फ लास्ट वाला स्टेप जो है, नॉट इन द नॉन ऑक्सीडेटिव फेज, ये ऑक्सीडेटिव फेज में नहीं है, सिर्फ लास्ट वाला जो आइसोमराइजेशन है इट इज रिवर्सिबल, लेकिन पहले वाले सारे इरिवर्सिबल। तो ओवरऑल पेंटोज फॉस्फेट पाथवे इज इरिवर्सिबल, लेकिन नॉन ओवरऑल ऑक्सीडेटिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे इज इरिवर्सिबल। ओके, बट नॉन ऑक्सीडेटिव पार्ट जो है of the pentose phosphate pathway are readily reversible and thus also provide a means of converting hexose phosphates to pentose phosphates. तो इसमें जो है ये वाले रिएक्शंस जो हैं ये सब रिवर्सिबल हैं। जैसे सेप्टोहेप्टुलेज 7 फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना, तो इससे फिर राइबोज 5 फॉस्फेट और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट भी बन सकता है वापिस, या फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट भी बन सकता है, दोनों हो सकता है सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के जुड़ने से, या तो ये बन जाए या ये बन जाए। इसीलिए एंजाइम अलग अलग है। ट्रांसकीटोलेज एंजाइम आया तो ये दोनों को जोड़ करके फिर राइबोज 5 फॉस्फेट और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट बना देगा। ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम आएगा तो ये दोनों को जोड़ के फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट बना देगा। तो दिस रिएक्शन कैन गोज इन बोथ डायरेक्शन। ओके, अब देखिए यहां तक क्लियर है आपको? Yes, sir. Okay. All the enzymes in pentose phosphate pathway are located in कहाँ? Cytosol. Like those of glycolysis and most of those of gluconeogenesis. Gluconeogenesis के भी mostly जो enzymes हैं that is present in the cytosol. Glycolysis का भी enzyme cytosol में है, pentose phosphate pathway का भी enzyme cytosol में है। ठीक है, तो साइटोसोल में सारे एंजाइम रहने की वजह से, क्योंकि स्टेप्स जो है कॉमन है, ओवरलैपिंग है, इसीलिए अगर अलग अलग कंपार्टमेंट में हो जाता तो दोनों सब कोऑपरेट नहीं कर सकता था। सो सब साइटोसोल में है और एक दूसरे का एंजाइम इज टेकिंग पार्ट इन अदर पाथवे। So in fact, these 3 pathways are connected through several shared intermediates and enzymes. That is why the location of all these enzymes are in the cytosol. So the glyceraldehyde 3-phosphate formed by the action of transketolase is readily converted to dihydroxyacetone phosphate. ये समझा चुके हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट में ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज के द्वारा बदल जाएगा, हो सकता है, by the glycolytic enzyme triose phosphate isomerase. Okay, and these two trioses can joined by the aldolase as in gluconeogenesis forming 1,6-bis phosphate. ठीक है, 1,6-bis phosphate से फिर 1,6-bis phosphatase इसको तब्दील कर देगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट उससे बन जाएगा। अल्टरनेटिवली द ट्रायोज फॉस्फेट्स can be oxidized by pyruvate by the glycolytic enzymes, या नहीं तो अगर उसमें एनर्जी का डिमांड है हो गया तो ग्लिसरॉल्डिहाइड क्यों बदलेगा डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन और फिर उल्टा जाएगा ग्लाइकोलाइसिस। वहीं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से ग्लाइकोलाइट पाथवे का जो पे ऑफ फेज है सेकेंड हाफ वो स्टार्ट हो जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड से। दैट कैन आल्सो बी डन। सो अल्टरनेटिवली ट्रायोज phosphates can be oxidized to pyruvate
by the glycolytic reactions. The fate of the trioses is determined by the cell's relative needs. ये ट्रायोजेस ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का फेट जो है डिटरमाइन होगा किसके द्वारा, सेल का नीड क्या है उस समय, पेंटोज फॉस्फेट का नीड है, NADPH का नीड है या ATP का नीड है। अगर ATP का नीड है तो पायरुवेट की तरफ चला जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड, अगर NADPH का नीड है तो ग्लिसरॉल्डिहाइड विल गेट कन्वर्टेड इनटू किसमें, meaning two glyceraldehydes will converted into fructose 1,6 बिस्फॉस्फेट और फिर बाद में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा उससे, और फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है सो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के माध्यम से आगे चलेगा NADPH का अगर नीड है तो। अगर पेंटोज फॉस्फेट का नीड है तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का क्या होगा फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फिर बन जाएगा हेक्सोज फॉस्फेट में, और फिर हेक्सोज फॉस्फेट से फिर पेंटोज फॉस्फेट बनेगा। ओके, आया समझ में? आगे बढ़े, कोई सवाल? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर, आ रही है। आगे बढ़े या कुछ यस सवाल? सर, आ रही है। आगे बढ़े? यस सर। अब देखिए, there is one syndrome which is called as Wernicke-Korsakoff syndrome. Wernicke-Korsakoff is exacerbated by a defect in transketolase. Make a problem, bad situation or negative feeling, worse. Exacerbate verb में क्या मतलब है, aggravate, make worse. Okay. Is worsened by this syndrome is because of the defect in transketolase enzyme. ट्रांसकीटोलेज का क्या काम था? ट्रांसकीटोलेज एंजाइम जो राइबोज 5 फॉस्फेट और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट को ज्वाइन करके सीडोहेप्टुलेज 7 फॉस्फेट बना रहा था और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना रहा था, वही ट्रांसकीटोलेज का काम है। फिर ट्रांसकीटोलेज बाद में एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट दोनों को जोड़ के फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना रहा था। दो रिएक्शन दिखाए थे ऊपर आपको ट्रांसकीटोलेज के। सो इन दिस syndrome, Wernicke-Korsakoff syndrome is a disorder caused by a severe deficiency of thiamine. Okay, a component of TPP. TPP का फुल फॉर्म होता है thiamine pyrophosphate, and this TPP is required for, क्योंकि ट्रांसकीटोलेज क्या कर रहा था, 2 कार्बन निकाल रहा था किससे, जाइलुलोज 5 फॉस्फेट से, ठीक, और 2 कार्बन निकाल के जाइलुलोज 5 फॉस्फेट को उसको ज्वाइन करा दिया राइबोज 5 फॉस्फेट में, तो बन गया था सीडोहेप्टुलेज। तो ये 2 कार्बन कंपाउंड जो वो वहां से निकाल रहा है एक शुगर से और ऐड कर रहा है अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अनदर टाइप ऑफ शुगर, तो उस 2 कार्बन कंपाउंड को स्टेबलाइज रखने के लिए द एंजाइम रिक्वायर्स थायमीन, TPP, thiamine pyrophosphate, and thiamine pyrophosphate is coming from thiamine precursor. Okay, so what happens in this deficiency? The syndrome is more common among people with alcoholism. जो दारू खूब पीता है उसको हो जाता है क्योंकि thiamine deficiency हो जाता है उसको भी, या नहीं तो इस एंजाइम के ट्रांसकीटोलेज का जीन में ही म्यूटेशन हो गया, तो दैट एंजाइम इज नॉट अवेलेबल। या तो एंजाइम डिफेक्टिव हो जाए या उस वो एंजाइम के फंक्शन में, प्रॉपर फंक्शनिंग में टीपीपी लगता था, थायमीन पायरोफॉस्फेट, और ये थायमीन पायरोफॉस्फेट आ रहा थायमीन से, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है ये, एंड बिकॉज ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ दिस कंपोनेंट नाउ
the trans-ketolase enzyme is not functioning properly. So because of this syndrome happens. और अगर ट्रांसक्यूटोलेज एंजाइम का जीन डिफेक्टिव हो गया तो भी देखिए, the syndrome is more common among people with alcoholism than in the general population because chronic heavy alcohol consumption, chronic जो बराबर अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं on regular basis, and on regular basis तो heavy alcohol consumption हुआ, and because of this interferes, heavy alcohol consumption से क्या होता है, intestinal absorption of thiamine is disturbed, क्योंकि यहाँ भी आप पढ़ोगे there are symbiotic bacteria which is helping in the absorption of thiamine in your gut. So now this bacteria, because of the alcohol, the bacterial colony has been wiped out. So now even thiamine का भी deficiency होता है, vitamin B12 का भी होता है chronic alcoholism. Then the intestinal absorption of the thiamine is hampered now. So thiamine deficiency occurs because from the dietary supplement, the thiamine is not available in the diet of the person. Thiamine जो है बहुत कम फूड पदार्थ में थायमिन पाया जाता है, दूध में मिलता है, इवन राइस ब्रान हस्क जो है ऊपर का जो है उसमें मिलता था, लेकिन अब तो राइस का बढ़िया से पॉलिशिंग वगैरह हो जाता है तो नहीं मिलता है. ओके, एंड इन हनी आल्सो इट हैज बीन फाउंड, बट मेजॉरिटी ऑफ द थायमिन इन योर बॉडी कम्स फ्रॉम दैट बैक्टीरिया. So now you have wiped out after the heavy alcohol consumption, so this thing is not available. So the syndrome can be exacerbated by a mutation. और भी ज्यादा खराब हो सकता है ये syndrome अगर mutation भी है जीन में तो. For this trans-ketolase that results in an enzyme with a lowered affinity for TPP and affinity 1/10 that of the normal enzyme because of this mutation. And this defects makes individual much more sensitive to a thiamine deficiency, even a moderate thiamine deficiency tolerable in individuals with an unmutated trans-ketolase. Yeah, जिसमें trans-ketolase जो है ठीक है, जीन ठीक है, एंजाइम ठीक है, लेकिन थायमिन का डेफिशिएंसी हो गया. किसी वजह से हुआ, या तो अल्कोहल की वजह से हुआ या और भी कोई वजह हो, उसकी वजह से. अगर दोनों एक साथ है तब और भी कंडीशन खराब हो जाता है, जीन भी डिफेक्ट है, थायमिन डिफिशियंसी भी है दोनों. तो इन दैट कंडीशन कैन ड्रॉप द लेवल ऑफ टीपीपी बिलो दैट नीडेड टू सैचुरेट द एंजाइम. सो फॉर नाउ टीपीपी इज नॉट अवेलेबल फॉर द एंजाइम, एंड दिस रिजल्ट्स इन ए slowing down of the whole pentose phosphate pathway, and the people with Wernicke-Korsakoff syndrome thus results in various type of symptoms in that, including severe memory loss, mental confusion, and partial paralysis. ठीक है, तो ये समझ गए आप. इसका पूरा डिटेल पैथोफिजियोलॉजी नहीं जानना जरूरी है, इंटरेस्ट होगा तो और आप देख लोगे. वर्निके-कोर्सैकॉफ सिंड्रोम में क्या हुआ, ट्रांस-कीटोलेज एंजाइम का फंक्शनिंग हैम्पर्ड हो जाता है दो तरीका से, या तो थायमिन डेफिशिएंसी से या एंजाइम के जीन में ही म्यूटेशन हो. ठीक, अगर दोनों एक साथ हो गया, जीन में म्यूटेशन भी है एंड थायमिन डेफिशिएंसी भी है, देन द कंडीशन बिकम्स वर्स. बढ़े आगे. Yes, sir. क्योंकि Yes, sir. म्यूटेशन एलोन, सिर्फ म्यूटेशन ही अगर हुआ है इस जीन में, तो देखिए जहां पर म्यूटेशन, जो म्यूटेशन मिला है, ऐसा म्यूटेशन भी हो सकता है जीन में कि इसका टोटल फंक्शन ही लॉस हो जाए, लेकिन जो म्यूटेशन मिला है इन द पॉपुलेशन, दैट म्यूटेशन इज व्हाट इट इज डूइंग, एफिनिटी जो है 1/10 हो जा रहा है नॉर्मल एंजाइम से, बस, यानी 10%, 10 गुना घट गया एफिनिटी फॉर द टीपीपी. म्यूटेशन, इसका मतलब म्यूटेशन होने के बाद भी स्टिल द एंजाइम इज कैरिंग इट्स फंक्शन, only 10%, but still it is carrying out function because of that mutation which has been found. But अगर म्यूटेशन भी है और थायमिन डिफिशियंसी भी हो गया, दोनों मिला के नेट रिजल्ट तो 0 हो गया, फिर पेंटोज फॉस्फेट पाथवे उसका सीवियरली अफेक्ट हो गया. ओके, बढ़े आगे.
Okay. So now see, glucose 6-phosphate is partitioned between glycolysis and pentose phosphate pathway. ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो है इसके लिए दोनों पाथवे में जा सकता है, दोनों पाथवे का ये डिमांड है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट ग्लाइकोलाइसिस और पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट किधर जाएगा, इधर जाएगा कि उधर जाएगा, तो इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ द सेल वेदर। तो स्टेट ऑफ द सेल कैसे पता लगेगा, जैसे NADPH का मात्रा अगर बढ़ गई, ये फिगर दिख रहा है आपको, फिगर बढ़ रहा है? यस सर। अगर अभी किसी ने सवाल भी पूछा, यस सर। करेगा, तो NADPH की मात्रा अगर बढ़ गई, यानी रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर इज देयर इन द सेल, so the NADPH by NAD plus ratio is high. So in that case, NADPH works as inhibitor for which enzyme? Glucose 6-phosphate dehydrogenase. ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ये तो ग्लाइकोलाइसिस का पार्ट हो गया। अब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से आगे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का जो फर्स्ट एंजाइम था ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, उसके लिए NADPH जो है इनहिबिटर का काम करता है। तो मोर NADPH, मोर दैट एंजाइम विल बी इन द इनहिबिटेड कंडीशन। ओके, तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे की जरूरत नहीं है, वो एंजाइम ब्लॉक है, तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट सब ग्लाइकोलाइसिस की तरफ जाएगा। जैसे ही NADPH की मात्रा घटी, सम ऑफ द एंजाइम्स विल बिकम एक्टिव, फिर धीरे धीरे और बढ़ेगा तो फिर एक्टिव हो जाएगा, फिर इनएक्टिव होगा, बिकॉज NADPH इज मेकिंग दिस एंजाइम G6PD inactive. Whether glucose 6-phosphate enters glycolysis or pentose phosphate pathway depends on the current needs of the cell and on the concentration of NADP plus in the cytosol. सेल में उसमें क्या चाहिए, ओके, राइबोस शुगर चाहिए, वो भी एक फैक्टर है, राइबोस शुगर चाहिए तो आगे बनता जाएगा पेंटोज फॉस्फेट, और NADP प्लस भी चाहिए तो भी आगे पेंटोज फॉस्फेट बनता जाएगा। ठीक है, अगर सिर्फ NADPH ही चाहिए तो पेंटोज फॉस्फेट जो है नॉन ऑक्सीडेटिव प्रोसेसेस के थ्रू वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, जो भी पढ़ाया आपको थोड़ी देर पहले, क्योंकि पेंटोज फॉस्फेट नहीं चाहिए, सेल इज नॉट डिवाइडिंग। ओके, अगर सिर्फ NADPH चाहिए तो पेंटोज फॉस्फेट जो है कन्वर्ट होते जाएगा हेक्सोज मोनोफॉस्फेट में फिर। ओके, without this electron acceptor, that is NADP plus, without this electron acceptor, the first reaction of the pentose phosphate pathway catalyzed by G6PD enzyme, ये हो गया फुल फॉर्म ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, कैन नॉट प्रोसीड। अगर उसको, क्योंकि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का एक सबस्ट्रेट NAD प्लस भी है, तो एक सबस्ट्रेट अगर नहीं रहेगा तो कैसे रिएक्शन होगा, NADP प्लस भी है, NADP प्लस अगर एब्सेंट है तो देन दिस एंजाइम विल नॉट वर्क, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, इसीलिए NADP प्लस चाहिए। Cannot proceed. When a cell is rapidly converting NADPH to NADP plus in biosynthetic reductions, the level of NADP plus rises and it allosterically stimulates G6PD and thereby increasing the flux of glucose 6-phosphate through the pentose phosphate pathway. यानी NADP प्लस अगर लेवल बढ़ेगा तो G6PD का भी लेवल, एक्टिव G6PD का भी लेवल बढ़ेगा। ओके, और जब एक्टिव G6PD का लेवल बढ़ेगा तो जितना इसका लेवल बढ़ेगा उतना ही ज्यादा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फिर पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से मेटाबोलाइज होगा। ओके, When the demand for NADPH slow, और इसका उल्टा, जब NADPH का डिमांड घट गया तो लेवल ऑफ NADP प्लस ऑल्सो ड्रॉप्स, क्योंकि दोनों इंटर रिलेटेड है, NADP प्लस ही NADPH बनता है, तो NADPH का डिमांड कम हो गया
तो अब NADPH जो है ब्रेकडाउन, ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा NADP प्लस में, तो NADP प्लस भी कम हो गया। सो द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे इस वजह से स्लो हो जाएगा कि NADP प्लस भी कम हो गया। तो G6PD एंजाइम जो है, जैसे मान लो कि एक NADP प्लस इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ 1 G6PD एंजाइम मॉलिक्यूल, देन जितना NADP प्लस है उतना ही एंजाइम मॉलिक्यूल एक्टिव होगा, जितना एंजाइम मॉलिक्यूल एक्टिव होगा उतना ही पाथवे चलेगा। अगर इफ दैट एंजाइम इज मोर इन नंबर, 1000 10,000 active enzymes are there, then 10,000 cycles of this pentose phosphate pathway will be occurring simultaneously in the cell. So drops the pentose phosphate pathway slows, and glucose 6-phosphate is instead used to fuel glycolysis. ये सेट हो जाएगा तो ग्लाइकोलाइसिस में जाएगा G6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पूरा का पूरा। ओके, तो यहां आपका पेंटोज फॉस्फेट पाथवे होता है खत्म। अब आपको कोई सवाल पूछना है तो पूछिए। एनी क्वेश्चन? कुछ क्वेश्चन पूछना है किसी को? ब्राउन राइस में सर थायमिन पाया जाएगा सर? क्या बोले? ब्राउन राइस? ब्राउन राइस में सर में थायमिन पाया जाएगा सर? हाँ, ब्राउन राइस में थायमिन होता है। राइस ब्रान जो है, जो राइस का जो कवरिंग होता है, उस कवरिंग के नीचे जो लेयर होता है राइस ब्रान, चावल को सुंदर दिखने के लिए उसको पॉलिश करके दिया जाता है जिससे वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, कोई कोई राइस का दाना में देखेंगे ब्राउन जैसा रहेगा कोटिंग। कोई अगर देखो चावल खाते खाते कोई कोई दाना तुमको एकदम ब्राउन कलर का मिलेगा, जो कि उसमें पॉलिशिंग नहीं, राइस ब्रान रह गया। ठीक है, तो राइस ब्रान इट इज फाउंड। ओके, तो अब आप इसको याद करने का हम फॉर्मूला आपको बता देते हैं, फिर एंटेटेल्स लेकर के पेंटोज फॉस्फेट पाथवे ओवर हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग ग्लाइकोनियोजेनेसिस और दूसरा को क्या था वो पढ़ेंगे। तो आप पेंटोज GMP शंट का क्या हो गया, कितना स्टेप है, कहां से शुरू हुआ था पहले ये देख लो। कहां से पाथवे शुरू हुआ था? अब आप लोग को इतना बताया, आपको बताना चाहिए। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, पहला क्या है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। दूसरा क्या है? 6 फॉस्फो ग्लूकोलैक्टोन डेल्टा लैक्टोन। हाँ, 6 फॉस्फो ग्लूकोनो डेल्टा लैक्टोन, उसके लिए भी G लगा लीजिए, नहीं सॉरी P। ठीक है ना, यानी 6 को हटा 6 फॉस्फो ग्लूकोनो डेल्टा लैक्टोन, और उसके बाद 6 फॉस्फो ग्लूकोनो डेल्टा लैक्टोन से क्या बना? 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट। यस, तो उसके लिए भी P आ गया। 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट से क्या बना फिर? पेंटोज शुगर बना, राइबोलोज 5 फॉस्फेट। यस, राइबोलोज 5 फॉस्फेट, देन कम्स R। राइबोलोज 5 फॉस्फेट से आइसोमराइज होकर के क्या बना? राइबोज 5 फॉस्फेट, राइबोज 5 फॉस्फेट, फिर बना लीजिए R। तो ये हो गए आपके पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के ऑक्सीडेटिव फेज के इंटरमीडिएट्स। ओके, अब इसको आप फिर अब नॉन ऑक्सीडेटिव को कीजिए। नॉन ऑक्सीडेटिव का इंटरमीडिएट कहाँ गया? नॉन ऑक्सीडेटिव फेजेज में क्या क्या थे? फिगर याद कीजिए। सबसे पहले क्या हो रहा था? हाँ, सबसे पहले जो है आपका जो राइबोज 5 फॉस्फेट बना था, या आप ऐसे समझिए
कि राइबुलोज 5 फॉस्फेट जो बना था, ठीक है, ये वाला जो आर है राइबुलोज 5 फॉस्फेट, वो राइबुलोज 5 फॉस्फेट जो है एपिमेराइज होकर के जाइलुलोज 5 फॉस्फेट बना। तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये सेकेंड वाला आर के नीचे एक्स, जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट फिर राइबुलोज 5 फॉस्फेट के साथ नहीं, वो राइबोज 5 फॉस्फेट के साथ, इस वाले आर के साथ। ये एक्स आया इस आर से, राइबुलोज 5 फॉस्फेट से, राइबुलोज याद रखो कीटोज शुगर है, और ये है राइबोज। तो एंड प्रोडक्ट ऑफ द ऑक्सीडेटिव फेज एक सबस्ट्रेट हो गया, और सेकेंड लास्ट प्रोडक्ट दूसरा सबस्ट्रेट। तो सेकेंड लास्ट प्रोडक्ट दूसरा सबस्ट्रेट बनने से पहले इसका क्या होगा, एपिमेराइजेशन हुआ, तो जाइलुलोज 5 फॉस्फेट बना। जाइलुलोज 5 फॉस्फेट एंड राइबोज 5 फॉस्फेट, ये दोनों मिल करके बनाया क्या, तक माउस, हाँ, ये दोनों मिलके क्या बनाया, सीडोहेप्टुलेज 7 फॉस्फेट। ठीक, सीडोहेप्टुलेज 7 फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो इसको हम लिख लीजिए ऐसे XR, XR दोनों मिलके यानी जाइलुलोज 5 फॉस्फेट, और जो R लगा हुआ है वो R का मतलब है इसके ठीक ऊपर वाला R, दिस R एंड दिस R इज सेम, इसीलिए यहां छोड़ के यहां से लिखे, और ये R से ये X बना, बीच में एंजाइम था, ठीक, एंजाइम का नाम क्या था, राइबोज 5 फॉस्फेट, राइबुलोज 5 फॉस्फेट इपीमेरेज एंजाइम है, या इपीमेरेज ही लिख देना सिर्फ। ओके, तो वो आर जो है, ये सेकेंड वाला आर बन गया एक्स, और लास्ट वाला जो आर था वो राइबोज 5 फॉस्फेट, वो आ गया यहाँ, ये दोनों के साथ कंबाइन होके एक्स आर इज कंबाइनिंग एंड गिविंग यू व्हाट, सीडोहेप्टुलेज 7 फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो हो गया इसका SG, XR मिलके बनाया SG, सीडोहेप्टुलेज एंड ग्लिसरल्डिहाइड। नाउ सीडोहेप्टुलेज और ग्लिसरल्डिहाइड मिलके क्या बनाया, फिर फ्रुक्टोज, एरिथ्रोज, है ना, फ्रुक्टोज और एरिथ्रोज बनाया था, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एंड एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। तो ये हो गया आपका, एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट क्यों लिखे, क्योंकि फॉस्फेट जो है टर्मिनल कार्बन पर है, ओके, और एरिथ्रोज जो है 4 कार्बन है, तो टर्मिनल कार्बन पर है तो 4th पोजीशन पर है, 4th फॉस्फेट हुआ, तो हो गया आपका FE, ओके। अब इसमें से F जो है वो चला गया ग्लूकोनियोजेनेटिक पाथवे या ग्लाइकोलाइसिस का उल्टा पाथवे में, ओके, या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डायरेक्ट जो है आइसोमेरेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया ऊपर में ही, ठीक। तो ये फ्रुक्टोज तो चला गया, बच गया एरिथ्रोज, क्या होगा एरिथ्रोज का, नाउ दिस एरिथ्रोज विल गेट कंबाइंड विथ अनदर X अगेन, तो अब हो गया आपका EX। now this EX, E stands for 4 कार्बन, X stand for 5, 5 4 9, ये दोनों मिलके दिया क्या आपका EX, बताइए। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। यस, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, FG। ये हो गया आपका नॉन ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ द पेंटोज फॉस्फेट, ओके, याद करना आसान है, GPP GPPRR, फिर XR SG FE EX FG। ये हो गया स्केलेटन। अब इसका एंजाइम, एंजाइम कौन है, अब इस हर बीच में एक एंजाइम है, दो हर लेटर के बीच में एंजाइम, और यहाँ जो डैश है वो एंजाइम है, सिर्फ इसको छोड़ के,
ये वाले डैश को छोड़ के, क्योंकि ये डैश जो है एक्चुअली स्यूडो डैश है, क्योंकि फ्रुक्टोज तो चला गया और ई बच गया, ई में फिर एक्स आके जुटा, तो दिस इज स्यूडो डैश, एक्स जुटा तो देन सेम एंजाइम यहाँ आया। अब देखिए एंजाइम का नाम क्या क्या है, जी और पी, पहला जी पी के बीच में एंजाइम क्या है, G6PD, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आपको 6 फॉस्फो ग्लूकोनो डेल्टा लैक्टोन में बदल दिया ये एंजाइम। तो फर्स्ट एंजाइम इज, क्या है नाम है, ग्लूकोज, Glucose 6-phosphate dehydrogenase. यस। अब सेकेंड एंजाइम का नाम है जो 6 फॉस्फोग्लूकोनो डेल्टा लैक्टोन को 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में बदल देता है, दैट एंजाइम नेम इज लैक्टोनेज। 4 एंजाइम होंगे इसके, लैक्टोनेज, फिर लैक्टोनेज के बाद कौन सा एंजाइम आया, फिर ये भी डिहाइड्रोजिनेज है, क्योंकि यहां पर भी NADPH का प्रोडक्शन हो रहा है, एंड द एंजाइम नेम इज 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज। Gluconate dehydrogenase. वही 6 फॉस्फोग्लूटेनेट में डिहाइड्रोजिनेज लगा दो। ये वाला जो है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में डिहाइड्रोजिनेज लगा दिए सबस्ट्रेट के नाम में, तो एंजाइम का नाम हो गया। ये पी क्या था, 6 फॉस्फो डेल्टा 6 फॉस्फोग्लूकोनो डेल्टा लैक्टोन, एंड दिस पी इज 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। ठीक है, तो एंजाइम का नाम हो गया 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज। और लास्ट वाला जो एंजाइम है जो कि राइबोलोज और 5 फॉस्फेट को राइबोज 5 फॉस्फेट में बदलता है, ये बीच वाला, ये दोनों आर के बीच वाला, क्या नाम है इसका, सीधा नाम है फॉस्फोपेंटोज आइसोमरेज। फॉस्फेट पेंटोज को आइसोमराइज कर रहा है। ठीक, तो क्या हो गया नाम, GLPP। ये 4 एंजाइम हो गए आपके ऑक्सीडेटिव फेज के। अब नॉन ऑक्सीडेटिव फेज के एंजाइम्स लिखिए, कंटिन्यूड है रिएक्शन। फर्स्ट क्या आया, राइबोलोज, राइबोलोज 5 फॉस्फेट इपीमेरेज, जो कि राइबोलोज को जाइलुलोज 5 फॉस्फेट में बदल रहा था, तो एंजाइम ने आर से राइबोलोज 5 फॉस्फेट इपीमेरेज। अब उसके बाद सिंपल है, उसके बाद आया ट्रांस कीटोलेज, फिर ट्रांस एल्डोलेज, एंड देन अगेन ट्रांस कीटोलेज। ओके, तो ये हो गए आपके एंजाइम का नाम, ऑक्सीडेटिव नॉन ऑक्सीडेटिव सब जोड़ के। समझ में आया सबको, Yes. चैप्टर कंप्लीट समझे, अटेंडेंस दीजिए। Sir, कुछ पूछना है बोलो। सर विटामिन B1 कॉम्प्लेक्स को थायमिन बोलते हैं ना, तो ये जो थायमिन एग्जैक्ट सवाल बोलिए। विटामिन B1 कॉम्प्लेक्स का नाम थायमिन होता है, तो जिसमें विटामिन B1 पाया जाता है, तो ये जो अभी थायमिन के बारे में बताया सेम है? देखिए विटामिन B1 कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, उसमें B1 जो होता है, हाँ उसमें जो B1 है दैट, उसका क्या नाम है, थायमिन नाम है। यस, थायमिन को विटामिन B1 भी बोलते हैं। ठीक है, ये ज्यादातर डाइटरी सप्लीमेंट में मिलता है, डेयरी सप्लीमेंट, डेयरी मतलब दूध में भी होगा, और होल ग्रेन्स में मिलता है, सॉरी दूध में नहीं मिलता। अभी जो सर हाँ बोलो। अभी जो सर आप थायमिन बता रहे थे ऊपर, वो दोनों सेम ही है ना? हाँ हाँ सेम है, थायमिन मतलब एक ही नाम है ना, थायमिन विटामिन B1,
ये थायमिन जो है विटामिन B1 है। ठीक, कहीं कहीं स्पेलिंग में आप देखोगे कि ई नहीं भी रहेगा, किसी किसी जगह ई मिलेगा। सेम बात है, विटामिन B1 है। ठीक है, या कुछ क्या पूछना चाह रहे, यही पूछ रहे थे आप? यस सर, यही पूछ रही थी। ठीक, जो सौसा अनाज, समूचा अनाज होता है ना, उसमें मिलता है, उसके छिलका के ठीक नीचे और अनाज का लेयर के ठीक ऊपर, से राइस ब्रांड। ओके, आगे और कोई सवाल? सिंथेटिक रिएक्शन, बोलिए। सिंथेटिक रिएक्शन और नॉन सिंथेटिक रिएक्शन के बीच क्या डिफरेंस होता है? सिंथेटिक रिएक्शन कहाँ पढ़े हो? पिछले क्लास में आया था इस जगह। सिंथेटिक रिएक्शन मतलब नॉन सिंथेटिक, सिंथेटिक कहाँ पढ़े थे? सिंथेटिक रिएक्शन तो उसको बोलते हैं जैसे कि बहुत सारा मल्टी स्टेप प्रोसेस है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ए पर्टिकुलर कंपाउंड। मैं ये समझ रहा हूँ, सिंथेटिक रिएक्शन उसी को कहते हैं जिसमें मल्टीपल रिएक्टेंट्स जो है कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। क्या पूछ रहे हो, बताओ? सिंथेटिक और नॉन सिंथेटिक रिएक्शन के बीच डिफरेंस। सिंथेटिक और नॉन सिंथेटिक रिएक्शन, सिंथेटिक रिएक्शन तो इसको कहते हैं जिसमें बहुत सारा रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट का निर्माण किए, मोर देन 2-3 रिएक्टेंट्स। यहाँ पर कहीं कोई सिंथेटिक रिएक्शन नहीं लग रहा है। दिस रिएक्शन बहुत सारे प्रोडक्ट। प्रीवियस क्लास में कहीं आया था। प्रीवियस क्लास में कौन, किस टॉपिक में आया था? ग्लाइकोलाइसिस में? Synthetic reaction. NADPH used as a cofactor for some non-synthetic enzymatic reaction. तो इसमें non-synthetic का। अच्छा अच्छा, RADPH, NADPH ना? NADPH का यूज में है कि एज ए कोफैक्टर के रूप में यूज करते हैं for some non-synthetic enzymatic reaction. यस यस यस, चलो अब समझ में। देखो ये फिगर है ना, इसमें NADPH इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। अब देखिए फैटी एसिड और स्टीरॉल में कितना कार्बन है। जैसे पामीटिक पामेट, PALMAT पामेट, फैटी एसिड पामेट है, उसमें 16 कार्बन एटम है। पामेट से भी बड़ा, पामेट किसमें मिलता है? घी में है पामेट, फैटी एसिड। और पामेट से भी ज्यादा हो सकता है, 18 कार्बन, 20 कार्बन। और या वैक्स, जो बॉडी में वैक्स बनता है, वैक्स में तो और भी ज्यादा कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है। तो ये इसीलिए ये सिंथेटिक रिएक्शंस है, बहुत सारे 3 कार्बन कंपाउंड जुड़ जुड़ के 16 कार्बन, 18 कार्बन, ठीक है, वो बना। सो मेनी रिएक्टेंट्स आर ज्वाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म ए प्रोडक्ट। तो ये हो गया सिंथेटिक रिएक्शंस ऑफ फैटी एसिड्स, स्टीरॉल्स। And this is also called reductive biosynthesis. बीटा फैटी एसिड ऑक्सीडेशन जो है आपके सिलेबस में है, इसके बाद हम लोग वही पढ़ेंगे, मतलब इस यूनिट के बाद।